हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेटवे क्लासेस। तो आज आपके मेरे ख्याल से 3 पेपर हो चुके होंगे। अभी तक आप लोगों के फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ के क्वेश्चन जो एग्जाम है वो हो चुका होगा, और जो आपके मेन एग्जाम बच रहे हैं वो आपका इलेक्ट्रिकल का और इलेक्ट्रॉनिक्स का बच रहे हैं। तो दोनों के लिए जी तोड़ आपको मेहनत करनी है, ठीक है। ये एग्जाम को बहुत अच्छे से करना है और उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा करेंगे भी, ठीक है। उससे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ आपको एक बार फिर से इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ कि जो हमारा कंटेंट है इलेक्ट्रिकल का, वो सारा कंटेंट हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो सब मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाह रहा हूँ। 30 सेकंड का टाइम चाहिए इसके लिए कि आपका जो पूरा डिटेल सिलेबस है वो हमने कवर करा दिया था, लगभग 1 महीना हो चुका है उसको हमें कवर कराए हुए, और वो सारा का सारा एप्लीकेशन में आपका है, एप्लीकेशन पे हमने कवर कराया था। उसके बाद हमने वन शॉट वीडियो कुछ किए थे, तो वन शॉट वीडियो हर यूनिट का अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, और इन सब के जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डायरेक्टली उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। जो स्टडी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल केवल आपको एप्लीकेशन के थ्रू मिलेगा। एप्लीकेशन में आप जाइए, वहाँ पे स्टडी मटेरियल में आपको सबके नोट्स मिल जाएंगे। ये सब कंप्लीट होने के बाद अब जो हम करा रहे हैं वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन करा रहे हैं। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके जितने भी हैं वो हम इसमें कवर कर रहे हैं यूनिट वाइज। आज हम यूनिट 3 का कर रहे हैं, यूनिट 4 का करेंगे, यानी कि एग्जाम से पहले पहले आपको सारे 2 मार्क्स क्वेश्चन मिल जाएंगे 5 यूनिट के। और कई बच्चों की डिमांड है सर न्यूमेरिकल अलग से करा दीजिए, तो बेटा न्यूमेरिकल की अलग से कई वीडियोस पहले से पड़ी हुई है, आप एक बार उनको गो थ्रू हो जाइए। कोशिश हमने यही की है कि हर टाइप के न्यूमेरिकल आपके कवर हो जाए। तो चाहे तो आप वन शॉट के न्यूमेरिकल करिए, या जो उससे पहले डिटेल सॉल्यूशन में हमने न्यूमेरिकल किए थे उसको आप रेफर करिए, तो सारे न्यूमेरिकल आपके हमने किए हुए, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट नंबर 3 के 2 मार्क्स के क्वेश्चन। यूनिट नंबर 3 जो है बेसिकली आपकी वो ट्रांसफॉर्मर्स पे है, और एक उसमें छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिक सर्किट का। तो मैग्नेटिक सर्किट से ज़्यादा वैसे कुछ आने की उम्मीद बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बनते हैं तो 2 क्वेश्चन हमने वहाँ से रखे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। एक तो बेसिक डेफिनेशंस का है, और एक क्वेश्चन हमने रखा है कि डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सर्किट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स या एमएमएफ, ठीक है। जस्ट ए मिनट, यस, मैग्नेटोमोटिव फोर्स या फिर जो हमारा एमएमएफ है, ये क्या होता है? डेफिनेशन है बेसिकली मैग्नेटोमोटिव फोर्स, रिलक्टेंस एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो देखिए मैग्नेटोमोटिव फोर्स ये क्या होता है? जैसे हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट में ईएमएफ होता है ना, जो इलेक्ट्रॉन के मोशन के लिए जरूरी होता है, ऐसा फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मूव करा दे। यहाँ पे मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, यानी कि मैग्नेट को तो मूव कराओगे नहीं, तो ये क्या करता है? फील्ड सेटअप करने में हेल्प करता है, फ्लक्स को सेटअप करने में हेल्प करता है। जो फ्लक्स सेटअप करने के लिए जो फोर्स चाहिए हमें, भाई कोई कोर है हमारी, उस कोर पे आप कुछ फोर्स लगाओगे तभी तो उसमें फ्लक्स सेटअप होगा। तो द फोर्स रिक्वायर्ड टू सेटअप द फ्लक्स इज नोन एज एमएमएफ। तो हम ये कह सकते हैं एमएमएफ इज द कॉज फॉर प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो हमारा एमएमएफ कहलाएगा। और एमएमएफ किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, यानी कि n इंटू आई। अब n इंटू आई इसी से यूनिट बन जाती है, नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं टर्न्स, और करंट की यूनिट होती है A, तो हम इसकी यूनिट लिख देते हैं AT, एम्पियर टर्न्स, एम्पियर टर्न्स, ठीक है। AT एम्पियर टर्न्स इसकी यूनिट हो जाएगी। I के लिए A और टर्न्स के लिए T हमने सिंपल लिखा, तो यूनिट आप क्लियर कर लेंगे। रिलक्टेंस, जैसे इलेक्ट्रिक सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट के फ्लो का अपोज करेगा, करंट के फ्लो को वो अपोज करेगा। करंट जा रही है तो उसका अपोज कर रहा है। सिमिलरली अब यहां पर क्या है? फ्लक्स है, तो जो फ्लक्स का अपोज करेगा वो क्या कहलाएगा? हमारा रिलक्टेंस। तो बेसिकली इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट अपोज द फ्लक्स, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं? इट इज द अपोजिशन टू द मैग्नेटिक सर्किट ऑफर्स फॉर द फ्लो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो अपोज कर रहा है वो क्या कहलाएगा? हमारा रिलक्टेंस, ठीक है। और रिलक्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी, या फॉर्मूला क्या हो जाएगा? जैसे आर का क्या फॉर्मूला होता है? आर इक्वल टू वी अपॉन आई। वी क्या होता है? ईएमएफ। तो ईएमएफ के इक्वल क्या हो गया? हमारा एमएमएफ, और करंट की जगह क्या आ गया? फ्लक्स। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन गया? एमएमएफ अपॉन फ्लक्स। या फिर आर का फॉर्मूला होता था रो एल अपॉन ए। तो देखिए एल अपॉन ए तो यहां पर भी है, और यहां पे रो की जगह क्या आ जाएगा? 1 अपॉन म्यू, 1 अपॉन म्यू, ठीक है। तो 1 अपॉन म्यू लिख देंगे तो फॉर्मूला हमारा बन जाएगा L अपॉन म्यू इंटू ए। म्यू इक्वल टू होता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर, वेयर म्यू इज द परमिएबिलिटी, ठीक है, परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल। परमिएबिलिटी भी पूछ सकता है, तो परमिएबिलिटी क्या है?
जैसे रेजिस्टिविटी होता है, तो रेजिस्टिविटी क्या होती है कि कितना रेजिस्टेंस उसको डिफाइन कर रहा है। परमेबिलिटी क्या है? इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल टू अलाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स, कि किसी मटेरियल से कितने फ्लक्स को वो अलाउ कर रहा है जाने के लिए, दैट इज नोन एज परमेबिलिटी। और ये होती है म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इनटू म्यू आर, वेयर म्यू नॉट इज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी एंड म्यू आर इक्वल टू 1। अगर ये मटेरियल कोई एयर में रखा हुआ है तो एयर के लिए म्यू आर कितना होगा? 1। और म्यू नॉट की वैल्यू फिक्स होती है 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, इसको याद रख लेना, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी किसी भी चीज की डेंसिटी क्या होती है? कोई चीज किस एरिया में से कितना पास हो रही है, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, वेट उसकी डेंसिटी हो गई। यहां पर क्या है? फ्लक्स कितना पास हो रहा है। अब फ्लक्स डिपेंड करेगा कि इस एरिया में से कितना फ्लक्स हमारा निकल रहा है। तो ये हमारी जो लाइंस इस पर्टिकुलर एरिया में से निकल रही हैं, इसको हम बोलेंगे फ्लक्स डेंसिटी। तो फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी? फ्लक्स पर यूनिट एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया से कितनी नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन पास हो रही है, दैट इज फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बताती है कितना हैवी मैग्नेटिक फील्ड है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड हैवी या हल्का होने का कैसे पता चलेगा? कि मान लीजिए कोई मैग्नेट रखी है, इसके पास में आप कोई आयरन पीस रखते हो तो वो इसको अट्रैक्ट करेगा, लेकिन अगर ये वीक मैग्नेट है तो ये फोर्स तो लगाएगा लेकिन इसको अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। अगर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होगा तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका फील्ड ज्यादा, इसकी इंटेंसिटी ज्यादा। इंटेंसिटी का मतलब कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इसको बोल देते हैं कई बार, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी इक्वल टू बोल देते हैं इसको। तो H इक्वल टू होता है NI अपॉन L, इसका फॉर्मूला याद रख लेंगे, NI अपॉन L। तो बेसिकली ये स्ट्रेंथ है नियर द मैग्नेट, ठीक है, या नियर दी जो भी हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट है, नॉर्मल मैग्नेट है, उसके अराउंड जो फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ को बताता है, ठीक है। तो ये कुछ डेफिनेशंस है। अब ट्रांसफार्मर पे क्वेश्चन आता है, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और लगभग एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है, हर दूसरे तीसरे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि लास्ट एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था, ठीक। तो जब लास्ट एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इस एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा ये डाउट रहेगा, क्योंकि रिपीट करना अच्छा नहीं होता है। तो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, बट आप करके जाए। 2 लाइन का सॉल्यूशन है कि भाई क्या होगा कि अगर हम एसी दे रहे हैं, इफ हम एसी सप्लाई दे रहे हैं, तो एसी सप्लाई कैसी होती है? एसी सप्लाई हमारी अल्टरनेटिंग है, V इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी, ठीक है। और इसकी वजह से जो फ्लक्स जनरेट होगा वो भी अल्टरनेटिंग होगा, फाई एम साइन ओमेगा टी, ठीक है, फाई इक्वल टू फाई एम। अगर हम एसी सप्लाई दे रहे हैं और एसी सप्लाई दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग फील्ड है, अल्टरनेटिंग फील्ड है, और हमारा लॉ क्या कहता है? लॉ ये कहता है कि भाई अगर जो हमारा फील्ड है वो चेंज हो रहा है बार बार, तो ईएमएफ जनरेट हो जाता है। तो वहां पर कोई कंडक्टर अगर चेंजिंग फील्ड में है, या तो कंडक्टर मूव कर रहा है, उसको बार बार अलग फील्ड मिल रहा है, ठीक है, या फिर फील्ड मूव कर रहा है या फील्ड चेंज हो रहा है, तो एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड में आपका कंडक्टर रखा हुआ है, तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए ना ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए। तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है? यहां पर हमें चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है। हम क्या कह सकते हैं? चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, और इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है, ठीक है जी, इसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब अगर हम डीसी सप्लाई दें, तो डीसी सप्लाई देने से क्या होगा कि जो हमारा फ्लक्स होगा फाई, वो कैसा होगा? कांस्टेंट होगा, अल्टरनेटिंग नहीं होगा। और अगर फ्लक्स ही कांस्टेंट होगा तो जो फील्ड बनेगा वो भी हमारा कांस्टेंट होगा। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, या कांस्टेंट कह लीजिए, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, जिसकी पोलैरिटी फिक्स होंगी, ठीक है, ऑफ फिक्स पोलैरिटी, ठीक है, फिक्स पोलैरिटी कह सकते हैं या कांस्टेंट कह सकते हैं, ठीक है। चेंजिंग नहीं होगा, चेंजिंग फील्ड नहीं मिलेगा हमें कैसा मिलेगा? एक फिक्स फील्ड मिलेगा, जहां नॉर्थ बन गया वो नॉर्थ हो जाएगा, जो साउथ बन गया वो साउथ हो जाएगा। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा ड्यू टू द absence of changing magnetic field, changing magnetic field, आपका जो EMF है वो इंड्यूस नहीं होगा, EMF will not induce। और अगर EMF नहीं होगा तो करंट भी नहीं होगी, तो आउटपुट पे करंट ही नहीं होगी, ट्रांसफार्मर अपना ऑपरेशन कर ही नहीं पाएगा। तो आप कह सकते हैं कि ट्रांसफार्मर विल नॉट वर्क।
ठीक है, तो सिंपल सा सॉल्यूशन है, आप समझ सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट डू यू मीन बाय वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन क्या होता है, जब आप सप्लाई देते हैं तो जो हमारी सेकेंडरी साइड है वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, वहां से ईएमएफ से आउटपुट पे टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। तो ये जो ड्रॉप होता है ना, ई जो हमारी वाइंडिंग है, जैसे ये हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है। अब यहां पर जब हम सप्लाई देंगे इधर की तरफ तो यहां E2 जनरेट होगा और यहां पर V2 जाएगा, लेकिन E2 से V2 तक की जर्नी में यहां पे कुछ रास्ते में ड्रॉप भी हो जाएगा। इस ड्रॉप को एज ए परसेंटेज ऑफ टर्मिनल वोल्टेज अगर हम डिनोट करें तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी का वोल्टेज रेगुलेशन। तो हम क्या कह सकते हैं, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस V2 अपॉन V2 इंटू 100। तो ये हमारा वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, द डिक्रीज इन सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज, सेकेंडरी टर्मिनल वोल्टेज में जो डिक्रीमेंट हो रहा है कितना कम हो रहा है, ठीक है, एक्सप्रेस्ड एज ए फ्रैक्शन ऑफ द नो लोड सेकेंडरी टर्मिनल। नो लोड सेकेंडरी टर्मिनल की फॉर्म में अगर हम निकालें तो उसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन बोल देते हैं। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन ये बनता है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले की कंपेयर में, कि क्यों हम ट्रांसफार्मर की रेटिंग को केवीए में लिखते हैं, किलोवाट में नहीं लिखते हैं। तो इसका रीजन सीधा सीधा सा है, आप इसको लॉसेस से लिंक करेंगे कि हमारे दो तरह के लॉसेस हैं, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। जो कॉपर लॉस है वो करंट पे डिपेंड करते हैं, आयरन लॉस वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं। इनमें से कोई भी लॉस हमारा ऐसा नहीं है जो कि पावर फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। पावर फैक्टर 5 कहीं नहीं आता है, ना कॉपर लॉस में ना आयरन लॉस में। तो जब पावर फैक्टर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है और टोटल लॉसेस हमारे केवल करंट और वोल्टेज पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हमारी जो इसकी यूनिट हम रखते हैं वो वोल्ट और एम्पियर में रखते हैं, वोल्ट और एम्पियर। ठीक है, किलोवाट में क्या रहता है, 5 भी आ जाता है। तो ये यूनिट रखते हैं हम किलो वोल्ट एम्पियर, किलोवाट नहीं रखते हैं, क्योंकि जो हमारा किलोवाट किससे निकल के आता है, VI cos 5। अब ट्रांसफार्मर cos 5 पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, ट्रांसफार्मर के लॉसेज जो है cos 5 पे डिपेंड ही नहीं कर रहे हैं, केवल वोल्ट पे डिपेंड कर रहे हैं और एम्पियर पे डिपेंड कर रहे हैं। तो यूनिट हो जाएगी इसकी वोल्ट एम्पियर, इसी वजह से इसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर, किलोवाट में नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ लॉसेस की अगर हम बात करें तो देखिए, मैं केवल चार्ट बना दे रहा हूं, आसानी से समझ में आ जाएगा। दो तरह के लॉस होते हैं, फिक्स लॉस बोलते हैं, कोर लॉस बोलते हैं, आयरन लॉस बोलते हैं, इधर हम बोलते हैं कॉपर लॉस, ठीक है, वेरिएबल लॉस या I2R लॉस। ठीक है, तो एक कैटेगरी तो हो गई वेरिएबल लॉस और फिक्स लॉस। ठीक है, ये कांस्टेंट लॉस भी कहलाते हैं, इसको हम कांस्टेंट लॉस भी बोलते हैं। कांस्टेंट लॉस का मतलब क्या है, ये लॉस चेंज नहीं होते हैं, जबकि ये लॉस आपके चेंजिंग होते हैं। तो इसमें कौन, इसकी भी कैटेगरी बन जाती है, फिर इसमें आ जाता है आपका एक तो एडी करंट लॉस, जो एडी करंट की वजह से आता है, एक आ जाता है हिस्टैरिसीस लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस, ये मटेरियल की वजह से होता है। ठीक है, तो दो तरह के लॉसेस ये हो गए, एक ये हो गया। तो ये हमारे टोटल लॉसेस की कैटेगरी हो गई, इसको डिटेल में हमने करा रखा है। तो अगर डिटेल में, ये क्वेश्चन 7 नंबर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन 7 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दोनों में आ सकता है। 7 मार्क्स में आता है तो आपको हर किसी को डिफाइन करना पड़ेगा, साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। तो बताओगे कि एडी करंट लॉसेस हमारे सरफेस एरिया पे डिपेंड करते हैं, जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा होंगे। तो इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, पतली पतली लैमिनेटेड कोर में कन्वर्ट कर लेते हैं, उसको थिन लैमिनेटेड कोर में कन्वर्ट करते हैं और तब उसका यूज करते हैं ताकि उसका सरफेस एरिया कम हो जाए। और हिस्टैरिसीस लॉस तो हमारा मटेरियल पे डिपेंड करता है, तो हम सोचते हैं जितना अच्छा मटेरियल यूज करेंगे उतने लॉसेस ये कम होंगे। कॉपर लॉस हमारे I2R लॉस है, वेरिएबल लॉस है, करंट को मैनेज करके या रेजिस्टेंस को वेरी करा के इन लॉसेस को हम मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो 7 नंबर में अगर क्वेश्चन आता है तो सबको डिटेल में आपको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द एक्सप्रेशन फॉर द लोड करंट व्हेन द ट्रांसफार्मर ऑपरेट एट इट्स मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो आपको पता है जब ट्रांसफार्मर मैक्सिमम एफिशिएंसी पे काम कर रहा है तो उस समय पे PI इक्वल टू होता है PCU, और PCU को हम लिख सकते हैं
I स्क्वायर R2। अब ये कब है? जब हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम है, मैक्सिमम एफिशिएंसी है। ये करंट कब है? जब हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम है। अब अगर किसी भी लोड पे निकालना चाहते हैं हम, तो किसी भी लोड के लिए केस हमारा क्या होगा? या फिर यहां से हम I मैक्सिमम एफिशिएंसी पे निकाल देंगे तो ये हो जाएगा PI अपॉन R2 और इसका अंडर रूट। ठीक है, अब क्या करें? इसमें दोनों तरफ फुल लोड करंट से डिवाइड कर दीजिए आप, दोनों साइड में फुल लोड करंट से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा IM अपॉन I फुल लोड इक्वल टू अंडर रूट PI अपॉन R2 इंटू 1 अपॉन I फुल लोड। ठीक है, अब इधर ये वाली ये जो करंट है, इसको अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर ले जाऊं तो स्क्वायर हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि इक्वल टू लिख सकते हैं IM अपॉन IFL इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट PI अपॉन I फुल लोड का स्क्वायर इंटू R2। ठीक है, अब यहां से हमारी जो IM इक्वल टू जो IM इक्वल टू आ जाएगा मैक्सिमम करंट एट मैक्सिमम एफिशिएंसी इक्वल टू हो जाएगी, ये I फुल लोड तो इधर से इधर चला जाएगा, अंडर रूट PI अपॉन I स्क्वायर R क्या बन जाएगा? आपके कॉपर लॉस, तो ये हो जाएंगे PCU एट फुल लोड। फुल लोड पे जो कॉपर लॉस होंगे ये वो बन जाएगा। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे जो करंट होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? फुल लोड करंट इनटू PI अपॉन PCU। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप मैक्सिमम एफिशिएंसी पे करंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला। कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। अगर आप कोर टाइप की बात करें तो देखिए इस तरह की कोर होती है और उसकी दोनों लिम्स पे, इनको हम लिम्स बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? लिम्स। ये होती हैं लिम्स। ठीक है, तो दोनों लिम्स पे हम देखिए वाइंडिंग कर रहे हैं, इस वाली लिम्ब पे भी वाइंडिंग कर रहे हैं और इस वाली लिम्ब पे भी वाइंडिंग कर रहे हैं। तो आप देखिए जो हमारी कोर है ना, कोर मतलब मटेरियल, उस कोर के चारों तरफ वाइंडिंग ही वाइंडिंग है, उस कोर के चारों तरफ वाइंडिंग ही वाइंडिंग हो रही है। तो इसमें हम करते हैं, और इसमें जो शेप का यूज करते हैं, या तो आप एल शेप की स्ट्रिप का यूज करते हैं इस तरह से, और एक स्ट्रिप ले लेंगे आप इस तरह की, और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये इस तरह की कंस्ट्रक्शन बन जाएगी, और फिर इनकी दोनों लेग्स पे वाइंडिंग करते हैं। ठीक है, तो ये कहलाती है हमारी कोर टाइप ट्रांसफार्मर। अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? अगर एक लाइन में इसको डिफाइन करना हो तो हम सिंपली क्या कहेंगे? कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए, कोर टाइप ट्रांसफार्मर के लिए हम क्या कहेंगे कि वाइंडिंग सराउंड्स ए कंसीडरेबल पार्ट ऑफ द कोर। ठीक है, और अगर शेल टाइप की बात करें, आपको अगर 2 नंबर में पूछा जाता है तो जस्ट आपको डायग्राम बनाने और 2 लाइन लिख देनी है, दैट इज सफिशिएंट। 2 नंबर में बहुत ज्यादा एक पेज नहीं भरना है, आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, तो 2 नंबर में तो आपको 2 लाइन लिख देनी है बस। अब अगर इसकी बात करें तो इसमें देखिए, इसमें क्या होता है कि एक ई शेप की स्ट्रिप होगी इस तरह से, और एक आई शेप की होगी, दोनों को मिला के बना देते हैं। और इसको बनाने का तरीका मैंने डिटेल में भी बताया था कि क्या करते हैं कि एक फ्रेम लेते हैं, उसके ऊपर एक पेपर से, मोटे पेपर से एक बेस बनाते हैं, उसके ऊपर पहले प्राइमरी वाइंडिंग करते हैं, फिर एक पेपर लगाते हैं, फिर सेकेंडरी वाइंडिंग, फिर एक पेपर, फिर प्राइमरी वाइंडिंग, इस तरह से करते हैं लेयर बाय लेयर, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, और फिर उस फ्रेम को निकाल के इस ई शेप की बीच वाले इस पे फिट कर देते हैं और ऊपर से बंद कर देते हैं। तो ये जो वाइंडिंग आएगी इसके चारों तरफ कोर आपको दिखाई देगी, यानी कि इस केस में जो कोर है वो वाइंडिंग को घेर के रखे हुए है। इस केस में जो कोर है ना वो वाइंडिंग को घेर के रखे हुए, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं? इन शेल टाइप ट्रांसफॉर्मर कोर सराउंड्स ए कंसीडरेबल पार्ट ऑफ द वाइंडिंग। ठीक है जी, तो ये आपके कोर टाइप और शेल टाइप ट्रांसफार्मर हो गए। इसमें आप थोड़ा बहुत बताना चाहते हो तो ये स्ट्रिप्स के बारे में बताना, ये कि ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, मल्टीपल ऑफ स्ट्रिप्स का यूज करते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका आता है मैग्नेटिक सर्किट से, मैग्नेटिक लीकेज क्या है और फ्रिंगिंग क्या है। तो मैग्नेटिक लीकेज क्या है कि जो हमने जब वाइंडिंग की, वाइंडिंग करने के बाद
हम चाहते हैं अगर ये हमने वाइंडिंग की और वाइंडिंग करने के बाद फ्लक्स कोर में ऐसे चलना चाहिए, ऐसे सेटअप होना चाहिए, लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, पूरा का पूरा फ्लक्स ऐसे नहीं जाता है, कुछ फ्लक्स इस वाइंडिंग से ऐसे भी निकलता है, ठीक है। तो जो हमारा डिजायर्ड पाथ है, कुछ भी चीज बहुत बेकार नहीं होती, ये जो डिजायर्ड पाथ है ना हमारा, अगर इस पाथ को छोड़ के कहीं और फ्लक्स आपको मिल रहा है तो वो लीकेज फ्लक्स कहलाता है। तो ये जो पाथ था इसे छोड़ के ये जो फ्लक्स हमें दिख रहा है सर्कुलर, ये दोनों तरफ जो फ्लक्स निकलेगा, ये फ्लक्स क्या कहलाएगा हमारा, लीकेज फ्लक्स। तो लीकेज फ्लक्स क्या हो गया, डेफिनेशन क्या हो गई कि जो हमारे मेन पाथ को फॉलो नहीं करता है वो हमारे लिए लीकेज फ्लक्स है। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स हो जाएगा फाई इक्वल टू फाई लीकेज प्लस फाई यूजफुल। ये वाला फ्लक्स हमारा यूजफुल फ्लक्स है जो कोर के अंदर जा रहा है। तो ये तो हुई मैग्नेटिक लीकेज फ्लक्स की बात। अब बात करते हैं फ्रिंगिंग की, कि मान लीजिए इस कोर में कोई एयर गैप है, और एयर गैप होने से क्या होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं, जो फ्लक्स है, वो इस एयर गैप के थ्रू ट्रेवल करने की कोशिश करेगा। अब फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक लाइंस तो हैं, कि नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इज नोन एज फ्लक्स। तो मैग्नेटिक लाइंस जब निकल रही हैं और सारी की सारी लाइंस एक ही डायरेक्शन में है, जैसे ही वो एयर में जाती हैं वो लाइंस एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगी। वो पहले भी कर रहे थे, बट पहले उनको स्पेस नहीं मिल रहा था इधर उधर जाने का, बट जैसे ही वो एयर के थ्रू निकलती हैं उनको स्पेस मिलेगा, वो एक दूसरे को अपने से दूर भगाने की कोशिश करेंगी। जब दूर भगाएंगी तो वो बाहर की तरफ ऐसे निकलनी शुरू हो जाएंगी। तो देखे क्या होगा कि जो लाइंस निकल रही है ना, ये एक दूसरे को दूर की तरफ भगाना शुरू कर देंगी, ठीक है। तो जो हमारी लाइनें होंगी ना वो बाहर की तरफ निकलेंगी, जो मैग्नेटिक लाइंस है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगी और ये बाहर की तरफ निकलेंगी। तो इसी फिनोमिना को, द फिनोमिना ऑफ बल्जिंग आउट द मैग्नेटिक लाइंस, जो ये लाइंस है ये बाहर की तरफ निकल रही है एयर गैप में, इसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फ्रिंगिंग। ठीक है जी, क्लियर है। बाकी डेफिनेशन प्रॉपर लिखी हुई है, आप इसको रीड कर लेंगे एक बार। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपेयर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर मैग्नेटिक सर्किट से कोई क्वेश्चन आता है तो मेरे ख्याल से ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है कि भैया अगर मैग्नेटिक सर्किट की बात करें तो मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्लोज पाथ को मैग्नेटिक सर्किट कहेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए क्लोज पाथ को इलेक्ट्रिक सर्किट कहेंगे। फ्लक्स का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, सिमिलर होता है करंट के फॉर्मूले से। यहां पर एमएमएफ होता है, यहां पर ईएमएफ होता है, यहां रिलक्टेंस होता है, यहां पर रेजिस्टेंस होता है। सेम काम है, जो रेजिस्टेंस का काम है वही रिलक्टेंस का काम है, ठीक है ना। तो अलग कुछ नहीं है। यहां फ्लक्स डेंसिटी है B इक्वल टू फाई अपॉन ए, यहां पे करंट डेंसिटी है J इक्वल टू आई अपॉन ए। तो देखिए फ्लक्स की जगह क्या आ गया, आई, ठीक। तो करंट आ गया ना फ्लक्स की जगह पे, सेम है। वोल्टेज ड्रॉप इक्वल टू आई आर, यहाँ पे एमएमएफ ड्रॉप कितना हो जाएगा, आई की जगह फाई, आर की जगह एस, तो फाई इंटू एस, ठीक है। मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, एच इक्वल टू एन आई, ये हो जाएगी वी अपॉन डी। इधर परमियंस होता है तो इधर कंडक्टेंस होता है, मतलब रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस और रिलक्टेंस का उल्टा परमियंस। परमियंस क्या हो गया, रिलक्टेंस का उल्टा, यानी कि ये हो जाएगा 1 अपॉन एस के इक्वल। वहां कंडक्टिविटी होती है, यहां परमिएबिलिटी होती है, यानी कि जो सिग्मा होगा ये सिग्मा विल बी इक्वल टू हो जाएगा आपका म्यू। इक्वल नहीं होगा, सिग्मा विल बी सिमिलर टू दी म्यू, ठीक है। तो ये कुछ सिमिलरिटी है, डिसिमिलरिटी भी होती है कि देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स कभी फ्लो नहीं करता है, वो सेटअप होता है। बार बार हम ये बोलते हैं ना, मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेटअप इन दी कोर, जबकि करंट एक्चुअल में फ्लो करती है। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट, 2-3 मैं ऐसे आपको पॉइंट बता दे रहा हूं जो आपको लिखने। दूसरी बात, करंट कभी भी ओपन सर्किट के थ्रू फ्लो नहीं कर सकती। तो कहीं है करंट के बारे में नहीं दिया, एक पॉइंट आप इसमें ये वाला लिख लीजिए, फ्लक्स कैन पास थ्रू एयर, ठीक है। करंट कैन नॉट फ्लो थ्रू ओपन सर्किट। मतलब अगर कहीं ओपन सर्किट हो गया तो उसमें करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। मैग्नेटिक इंसुलेटर नाम की कोई चीज नहीं होती है, जबकि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, सबको पता है कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं, टावर्स पे लगे होते हैं, हमारे लैब्स में लगे होते हैं, हर जगह इंसुलेटर्स लगे होते हैं। इनफैक्ट जो हमारी वायर है उनके जो बाहर का कवर है वो भी एक इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। तो इंसुलेटर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होते हैं, मैग्नेटिक इंसुलेटर नाम की कोई चीज नहीं होती है।
वैल्यू ऑफ म्यू आर इज नॉट कांस्टेंट, लेकिन रेजिस्टिविटी की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर के साथ वेरी करती है, ये टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा वेरी नहीं करेगी, ठीक है। नो एनर्जी इज एक्सपेंडेड, इस मैग्नेटिक सर्किट में कोई एनर्जी आपकी नहीं निकलती है, ठीक है। यानी कि आपको केवल एनर्जी चाहिए उसको क्रिएट करने के लिए, फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए नहीं चाहिए। फ्लक्स को मेंटेन करने के लिए आपको एनर्जी नहीं चाहिए, केवल क्रिएट करने के लिए चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको एनर्जी दोनों समय चाहिए, करंट को पैदा करने के लिए भी चाहिए, जनरेट करने के लिए भी चाहिए, एज वेल एज उसको मेंटेन करने के लिए भी चाहिए। तो मैं तो आपसे कहूंगा 2-3 सिंपल पॉइंट है, आप वो याद रख लीजिए। एक तो ये कि मैग्नेटिक फ्लक्स फ्लो नहीं करता है, सेटअप होता है, करंट फ्लो करती है। दूसरा, ये एयर के थ्रू पास कर सकता है, वो एयर के थ्रू पास नहीं कर सकता। तीसरा, मैग्नेटिक इंसुलेटर नाम की कोई चीज नहीं होती है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स होते हैं। भाई 3 पॉइंट मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, ये दोनों पॉइंट में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी इन दोनों पॉइंट को आप रहने दें। 1, 2 एंड 3, 3 पॉइंट्स आर सफिशिएंट फॉर डिप सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी में तो आप जितने लिखना चाहो उतने लिख सकते हो, बहुत सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो यूनिट 3 है, ये कुछ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट यूनिट भी हम जल्दी आपको कवर करके प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, अपना एग्जाम बहुत अच्छे से करिए। जैसा आपके पीछे पेपर सारे अच्छे हुए हैं, तो उसी तरह से आपने आगे का एग्जाम भी करिए, दोनों में जम के मेहनत करिए। यही टाइम है, उसके बाद आप रिलैक्स हो सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन अभी आपका टाइम है, पीक टाइम में मेहनत करिए बहुत ज्यादा। कोई भी डाउट है डिस्कस करिए, मैसेज करिए, मैं आपके डाउट्स के लिए अवेलेबल रहूंगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे क्लियर करिए, मेहनत करिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करिए, ठीक है। खासतौर से यूनिट 1 के न्यूमेरिकल, क्योंकि यूनिट 1 से आपको न्यूमेरिकल ही मिलने हैं, बाकी सब यूनिट से आपको थ्योरी मिलेगी, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल, बट यूनिट 1 से आपको केवल और केवल न्यूमेरिकल मिलने हैं। थ्योरी मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, तो यूनिट 1 के न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से लगाइए। और सबसे अच्छी बात क्या है, एक एक टाइप का न्यूमेरिकल करिए, सिमिलर क्वेश्चन मत करिए। एक बार एक तरह का क्वेश्चन कर लिया उसको करिए, बाकी फिर दूसरे तरह के क्वेश्चन को करिए।